कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आगे भी जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगा। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है 3 का तर्कश का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बिहार की सियासत में आज ऐसा मोड़ आया है जिसने राजनीति के जानकारों से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। सुशासन बाबू के नाम से पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब उनका रुख राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की तरफ दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और इस फैसले ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हैरानी में डाल दिया। विपक्ष, खास तौर पर आरजेडी, इसे बड़ा पॉलिटिकल गेम बता रही है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। यह आरोप उनका है कि पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लिया है और महाराष्ट्र जैसा ही राजनीतिक मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें विकास करने वाला और बेदाग छवि का नेता बताया है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बिहार में अब नई सरकार, नए लीडर के साथ फॉर्मूला क्या होगा लगभग तैयार है और चर्चा यह है कि पहली बार बिहार में बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, जबकि जेडीयू के खाते से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, जो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में अचानक ये बदलाव क्यों हुआ। क्या बेटे निशांत के लिए नीतीश दिल्ली आ रहे हैं? क्या भूमिका हो सकती है निशांत की सरकार में? इस पर सवाल है। क्या नीतीश के हटने से जेडीयू में नाराजगी है? जेडीयू का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव है? तो इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। उसके लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह का बयान सुनिए। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। का एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। और इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर आ गई हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल हैं। आरजेडी से पूर्व एमएलए डॉक्टर एजया यादव हमारे साथ हैं और जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त प्रभाकर भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ, मुझे अपडेट करिएगा जरा। प्रभाकर आ गए हैं हमारे साथ? ठीक है प्रभाकर,
मुझे याद है जिस समय बिहार में हम चुनाव कवरेज कर रहे थे, नतीजों का दिन है और एनडीटीवी ने एक बड़ा ग्रैंड शो पॉलिटिकल एनालिसिस नतीजों पर, रिजल्ट पर किया था और एक बड़ा सवाल जो लगभग सभी एनालिस्ट के मन में था वो ये कि क्या नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और पूरा तो छोड़िए 1-1.5 साल भी पूरा निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिहार ने इस बार जबरदस्त तरीके से चौंका दिया, काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी था, लेकिन सारे सवाल इस वक्त इस बात पर हैं कि बिहार में अब नया चेहरा तो आने वाला है सीएम के पद पर, लेकिन बिहार माइनस नीतीश कुमार, कैसे बिहार इसको ले रहा है, जेडीयू किस तरह से ले रही है, कौन चेहरा होगा, किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां चल रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू इसमें 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा है जो है जिसने नीतीश कुमार को ये कन्विंस करने में कामयाब हुए कि उन्हें राज्यसभा की ओर जाना चाहिए और अपने बेटे को यहाँ की राजनीति में लॉन्च करना चाहिए। वहीं एक बड़ा तबका जो है जेडीयू के अंदर, नेताओं का तबका जो है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता था और उसका मानना था कि नीतीश कुमार को अभी राजनीति में बने रहना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहिए, क्योंकि 2025 में उन्हें मैंडेट मिला है, 2030 तक के लिए मैंडेट मिला है और उस मैंडेट का उन्हें सम्मान करना चाहिए। और यही बात एग्जैक्टली उनके समर्थक कह रहे थे। आज जब सुबह हम आए मुख्यमंत्री आवास के बाहर में तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए थे और उनका कहना था कि ये जनादेश के साथ अपमान है, जनादेश का अन्याय है, आपको 2030 तक शासन करने के लिए सरकार, जनता ने आपको वोट किया और आपको वहाँ बने रहना चाहिए। अब नीतीश कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य की हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य के बारे में टेलीविज़न पे और अखबारों में चर्चा नहीं होती, उनका निजी मामला माना जाता है ये। लेकिन ये हम सब जानते हैं, खासकर जो नीतीश कुमार को कवर करते हैं, कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने ऐसे समय में ये निर्णय लिया है जबकि वो अपने सामने अपने बेटे को लॉन्च कर दें और खुद राज्यसभा की ओर चले जाएं। राज्यसभा एक तरह से उनके लिए रिटायरमेंट टाइप का प्लान है, जिसमें कि वो वहाँ भी रहेंगे और साथ में जो बिहार में सरकार है उसमें भी अपना दखल रखेंगे। भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को आश्वासन दिया गया है शीर्ष नेतृत्व की ओर से कि भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नीतीश कुमार की भी रजामंदी जो है ली जाएगी और उनके रजामंदी के बिना भाजपा जो है अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं करेगी। जी डॉक्टर अजय यादव, पहला रिएक्शन मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों ने विषय बनाया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, क्यों उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो अगर पद पर आ भी गए तो फिर भी बात नहीं बन पाएगी। अब तो ठीक है, अब अपनी सहमति से जा रहे हैं, क्या परेशानी है? आप लोगों को तो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए फिर। देखिए, एक तरफ आप कह रही हैं कि वो अपनी सहमति से जा रहे हैं। अगर वो अपनी सहमति से जा रहे हैं तो कार्यकर्ता जो गेट के बाहर खड़े हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाए? बात सही है कि 25 में जो चुनाव हुआ था नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हुआ था और नीतीश कुमार जी को 5 साल तक बिहार में रहना चाहिए। अब आप सोचें, यहाँ पे हो रहा है कि कौन आदमी किस कुर्सी पे बैठे। ये लोग इश्यूज भूल गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भूल गए हैं। इतने सारे जो 7 निश्चय के ये लोग बनाए थे उसका क्या होगा? जो पॉलिसीज बनाए थे वो कैसे आगे बढ़ेगी? जो ब्यूरोक्रेसी है वो डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। नहीं तो सरकार गिर थोड़ा ना रही है। नीतीश जी जा रहे हैं तो कोई दूसरा आएगा ना पद पर, प्रतीक्षा क्यों नहीं है? कोई दूसरा आएगा। एक बात बताइए, जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो पूरा सिस्टम वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे, बिहार में जो उनका मैनिफेस्टो था उसको वो पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बीजेपी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो डेफिनेटली कुछ एजेंडाज बदलेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनको जो काम असाइन किया गया था, गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनका, गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। खैर, लेकिन प्रीति शेखर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जो आरजेडी की तरफ से लगाया गया आरोप आपके ऊपर भी कि भैया आप लोग महाराष्ट्र मॉडल, शिंदे मॉडल आप लोगों ने बिहार में भी लागू कर दिया है। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर था और उनके कद का कोई और नेता उनके इर्द गिर्द उनके समकक्ष नहीं था। तो जिस तरह से उनकी रवानगी हो रही है, ये जरा बिहार की जनता इसको कैसे लेगी? और खास तौर पर वो लोग जो इंडिविजुअली नीतीश कुमार को उस भरोसे पर वोट देते हैं, जिन्होंने उनका शासन वहां पर देखा है, तो क्या ये जनता के साथ थोड़ा सा धोखा नहीं हो गया आपकी नजर में? देखिए, विपक्ष के आरोप में कोई दम नहीं है। जहां तक बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, तो वो आज की तिथि में व्यक्तित्व के उस शिखर पर हैं जहां पर वो अपने फैसले स्वयं लेते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चल रही है। इसलिए उनको कहां जाना है, क्या करना है, ये तय उनके दल के अन्य नेता या भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, बल्कि ये स्वयं
माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो हम सबों के सामने जो एक ट्वीट के माध्यम से संदेश आया है कि वो जो दोनों सदनों में जाने की आकांक्षा रखते थे और उसी के तहत वो राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और वो अपना नामांकन देने जा रहे हैं। और जहां तक बात रही विपक्ष की, तो उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे आरोप उन्होंने पहले भी लगाए थे, चुनाव से भी पहले, कि ये लोग का गठबंधन बिखर जाएगा, फिर वो नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन उनके दावे खोखले थे और हम लोगों ने, एनडीए ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बहुत प्रचंड। कौन है फिर अब उनकी जगह कौन लेगा बिहार में? उनकी जगह कौन लेगा प्रीति जी बिहार में? निश्चित तौर पर नीतीश जी के उनके पसंद से, उनके सुझाव से, चाहे वो किसी भी दल के लोग हैं, कोई भी नेता हो, लेकिन उनकी रजामंदी से ही अगला मुख्यमंत्री किसका? फिर आपकी पार्टी का आ रहा है मुख्यमंत्री, अब बड़े भाई की भूमिका में होगी क्या बीजेपी? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, जब ऐसा भविष्य कहाँ प्रीति जी, अब तो वर्तमान की बात हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी अगर खुद ही कह रहे हैं कि वो राज्यसभा के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर तो साफ है ना, अगले कुछ समय में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। चेहरे की बात कही है, तो चेहरा कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करता है और मनोरंजन जी करेगा, इसमें कुछ भी। ठीक है, मनोरंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लेकिन हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ मैम आपके पास, अभी है कार्यक्रम और है अब। हाँ मनोरंजन जी, देखिए अब सारी चर्चाएं तो नाम पर निकल कर आई, लेकिन प्रीति जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया, पोस्ट किया और अपनी इच्छा बताई। अब राजनीति का जो भी स्टूडेंट होगा, जानकार होगा, राजनीति में इच्छुक होगा, कोई मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाना चाहे, सर ये बात तो अब गले थोड़ा कम ही उतरती है। लेकिन फिर ये अनुशासन भी है, किस स्टाइल से क्या मैसेजिंग कहां कैसे कन्वे करनी है, तो ये बीजेपी का स्टाइल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं उस ट्वीट पर बहुत चर्चा है यहाँ पटना में। मैं पटना के सड़कों पे सुबह से घूम रहा हूँ और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वो पब्लिक जो कि नीतीश कुमार को वोट करता है, वो शायद बीजेपी को वोट ना करता हो, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक था जिसके सहारे नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी राजनीति की है, इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक राजनीति की है। अब उस वोट बैंक का कहना है कि हमने आपको नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था क्योंकि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर से नीतीश कुमार, और कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि यदि सरकार मुख्यमंत्री बदलता है, यदि दूसरे दल का मुख्यमंत्री बदलता है तो दोबारा से मैंडेट लेकर के आना चाहिए। बहरहाल वो तो हो नहीं सकता, लेकिन एक गुस्सा है लोगों में कि आप बीच में इस तरह से मुख्यमंत्री बदल रहे हो। इसको कम करने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, इस पूरे प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की है कि अगला मुख्यमंत्री बदला जो जाएगा वो 1-1.5-2 महीने बाद बदला जाएगा। तब तक निशांत कुमार को विधान परिषद में लाया जाएगा जिससे कि नीतीश समर्थकों का गुस्सा कम हो जाए, और जो मुख्यमंत्री भी लाया जाएगा वो नीतीश कुमार की सहमति से होगा। मेरी जानकारी के अनुसार यदि आप कुर्मी मुख्यमंत्री हटाते हैं तो कोयरी को आप ला सकते हैं। देखिए, बातें टीवी में बोलना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बिहार में है तो कास्ट की बात आपको करनी पड़ती है, ये सच्चाई है। तो इस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और पूरे प्रोसेस को 1.5-2 महीने के लिए धीमा किया जा रहा है। ओके, हमारे साथ जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए खबरें जो निकल कर आ रही है, जेडीयू में भी ऐसा लग रहा है कि सहमति अभी उस तरह से नहीं है, एक डिवाइड वहां भी दिख रहा है। अब सवाल ये है इन सबके बीच, नीतीश जी अपने फैसले पर कायम रहेंगे, पलटेंगे तो नहीं? देखिए, नीतीश जी ने एक लंबी राजनीतिक पारी और एक लंबा मुख्यमंत्रित्व काल को जिया है और वो बहुत अनुभवी हैं। बिहार में उनके कद का नेता वास्तव में नहीं है। जहां तक पार्टी का रोष है, कार्यकर्ताओं की बहुत नाराजगी है, वो नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था और उनका अपनापन और प्रेम है। उनकी नाराजगी को मैं भी साझा करता हूं। एक ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये निर्णय किया कि वो मुख्यमंत्रित्व की जगह राज्यसभा जाना पसंद कर रहे हैं, उस निर्णय को भी कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलेगा। अब रही बात कि बिहार में उभरते नेतृत्व में बहुत सारे नेतृत्व हैं, उसमें जो भी होगा, नीतीश कुमार जी ने स्वयं ट्वीट में ये कहा है कि मेरा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा और वो बिहार की राजनीति को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे, उसको मार्गदर्शित करते रहेंगे। नहीं सर, लेकिन ऐसा है ना, ये मार्गदर्शन की जो बात होती है, मार्गदर्शन की बात ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सक्रियता के लिहाज से जमीन पर उसका क्या असर होता है? सत्यप्रकाश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही, एक बार देखिएगा। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप प्लीज अनम्यूट करिएगा, शायद म्यूट हो गया आपका। हाँ, अगर आप सेल फोन से जुड़े हुए हैं तो म्यूट हो गया सर, आप अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही है। ठीक है, मंडल जी,
क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, अभी जो पूरे प्रदेश में जो समर्थक हैं नीतीश कुमार के और जो उनके विपक्ष में भी खड़े हैं, वो समझ रहे हैं कि बिहार की जनता को फिर से ठगा जा रहा है। ये तो तय हो गया था। आप देख रहे थे कि जब चुनाव के पहले आखिरी तक नीतीश कुमार के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाह रही और उन्होंने अनेक अपने जो इलेक्शन मैनिपुलेशन से, खुद गृह मंत्री यहाँ के बैठे हुए थे, उनके होटल में सीसीटीवी ऑफ था, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है लोगों को मालूम नहीं था। और इसी परिस्थिति में और 10,000 रुपए का एक भुगतान किया गया, जो समझा जाता है कि जब आचार संहिता लागू था तब किया गया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को आखिरी में ये लगा कि बिना नीतीश कुमार के नाम के वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनकी राजनीतिक जो एक छवि है नीतीश कुमार। पर सर अब ये बात तो पुरानी हो गई ना, उसके बाद तो चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार बन गई। अब तो आज की बात होगी ना सर। अब आज की बात तो ये है कि भाई मैंडेट तो उनके पास है, इस बात को तो आप अग्री करेंगे। और जनता ने गठबंधन को, एनसीपी को तो नहीं मिला, महागठबंधन को कहाँ मिला मैंडेट? 35-36 सीटों पर अटक गए सर आप लोग। 50 सीट का नंबर नहीं आ पाया महागठबंधन का, तो मैंडेट तो उनके ही पास है ना। अब उसमें वो चेहरा बदले। हाँ बताइए मीनाक्षी जी। अभी तुरंत मनोरंजन भारती जी ने एक बहुत अहम बात कही कि जो मैंडेट मिला वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के लिए मिला था। और ये बात जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये मानना पड़ेगा। और ये बार बार ये कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि उनको एक समय में दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बनाएगी। और ये बात एक दिन की नहीं थी मीनाक्षी जी। ये समझ लें कि ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो उनकी एक तरह से जो जयंती थी आलोक जी, हाँ सर मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है, उसी समय आलोक जी देखिए, विपक्ष का यहाँ पर बड़ा आरोप यही है कि आपने जो मैंडेट मिला उसका सम्मान नहीं किया। वोट तो नीतीश जी के नाम पर पड़े थे, लेकिन सर क्षेत्रीय दलों की भी, अब ये मैं इसमें खासतौर पर जेडीयू के भविष्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि खबरें तो ये निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू का अस्तित्व अब कब तक और कहां तक टिका रह पाएगा। और क्षेत्रीय दलों की कहीं ना कहीं ये एक परेशानी भी है कि जो उनका एक बड़ा चेहरा है उसके इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति रहती है। लेकिन जब, और ये सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है, आप बाकी दलों को भी देख लें, और जब उनकी विदाई उस पद से हो जाती है उसके बाद फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती है अपनी जमीन को बचाए रखना। उसी स्ट्रगल से शायद आरजेडी भी जूझ रही है, उधर मायावती की पार्टी जूझ रही है। तो ये एक परेशानी है। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी की पार्टी देख लें तो उनके बाद फिर कौन नेक्स्ट इन लाइन है। तो सेकंड इन लाइन जो है वो एक चुनौती क्षेत्रीय दलों के लिए है, और जेडीयू के लिए अब वो बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। जेडीयू में टूट देख रहे हैं सर आप जेडीयू में? मीनाक्षी जी देखिए, लोकतंत्र में हमारे जो मेहमान हैं मैं उन सबका सम्मान करता हूं, उनको राय और विरोध व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं दो बात पर ध्यान दिलाऊंगा। आपने जो कहा ना, अभी कई राज्यों को मैं गिना सकता हूँ, क्योंकि मैं तो 71 से ही पत्रकारिता में हूँ। कितने ही मुख्यमंत्री, भोला पासवान शास्त्री, दलित, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र, सत्यनारायण सिंह, भागवत आजाद, बिहार में तो एक साल में मुख्यमंत्री बदले। कांग्रेस राज में 3 साल में रहा, 4 मुख्यमंत्री मुझे झेलना पड़े, मैं नवा टाइम का संपादक था। तो इसलिए ये कि मुख्यमंत्री बदले पार्टी के फैसले। और क्षेत्रीय दल की बात आपने कही, शरद पवार जी भी राज्यसभा में आ रहे हैं, जो अभी तक सूचना है, आपके पास भी होगी, आपने चलाई होगी। तो इस दृष्टि से शरद पवार क्या खत्म हो गए? शरद पवार को जब दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार में ले लिया गया, जबकि एनसीपी मतलब कितना ज्यादा सोनिया गांधी से रिवोल्ट करके गए थे, न कांग्रेस के लिए था न वहां के लिए। लेकिन क्षेत्रीय उनका महत्व क्या महाराष्ट्र में खत्म हो? ठीक है, धीरे धीरे वो अपने आप उनकी पार्टी कमजोर हुई, वो मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। कितने ही नेता में गिना सकता हूँ जो क्षेत्रीय दल, देवगौड़ा आज भी तो वहां बैठे, कुमार स्वामी भी बैठे हैं केंद्र में, उनके वोटी के छोटा दल हो जाएगा। लेकिन जेडीयू की बात है, नीतीश कुमार मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत तो होता है। जैसे आज मैं सुबह 1 घंटा नहीं आपसे बात कर सका, मान लो 4 बजे बात कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बात करने लायक नहीं हूँ। तो यदि उनकी कोई स्वास्थ्य पे थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में आता है, वरना क्या शरद पवार का महत्व कम हो गया, शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश में महत्व कम हो गया, गुजरात में प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अमित शाह या जो ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, उनका केंद्र में आने के बाद भी महत्व रह सकता है जो पार्टी के लिए जो काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व, अभी भी देखिए जो समझदार नेता है बीजेपी के, वो चाहे असहमत रहे हो नीतीश जी से, पसंद न भी करते हो,
उनको यही कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी की इच्छा से जो बनेगा, बिल्कुल, मतलब बीजेपी का बने नहीं, बीजेपी उनका कमांड बिहार पर है, बिहार की जनता के लिए है। और ऐसे नेता मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी, कर्पूरी ठाकुर उस श्रेणी में नहीं कहे, कुछ और नाम गिरा सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं इतने गिराऊंगा। हाँ। उनकी तरह कोई ईमानदार आदमी नहीं है, इसलिए उन पर कोई पचनी के साथ छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाएंगे। एक लाइन और कह रहा हूं आपको, सारे चैनल से बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका उनकी रहने वाली है। चंद्रबाबू नायडू से उनके जो संबंध हैं, उनके संबंध जो दूसरे कांग्रेस के उन लोगों से एनसीपी से हैं, तो ये कहना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि अब वो बिहार के भी नहीं, रिटायर हो गए, ये हो गया। अरे नहीं भाई, रिटायर नहीं हुए, अंततोगत्वा चरण सिंह से जैसे ऐसे बूढ़े लोग भी चलते रहे हैं। तो हाँ। नीतीश कुमार उसी पार्टी की देन है। ठीक है, सूरज मंडल जी। नहीं, आलोक जी पैनल पर आते हैं तो वो हर सरकार का चेहरा, हर सरकार के दौर में क्या हुआ वो बिल्कुल तथ्यों के साथ सामने रख देते हैं। तो मुख्यमंत्री कितने बदले गए, किन व्यवस्थाओं के तहत बदले गए, उसका पूरा रिकॉर्ड उन्होंने दर्शकों को बता दिया। सर अब बताइए। जी, नहीं मैं तो अब भी लग रहा है आपको मैंडेट का सम्मान नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं छात्र जीवन से आलोक मेहता जी को जानता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात मैं सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में वो एक दखल रखेंगे या उनका हस्तक्षेप रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जो उनके मार्गदर्शक मंडल में, वो कहाँ है, खुद उनकी स्थिति क्या है। यहाँ सरकार तो सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में आप तो राजनाथ सिंह जी को भी नहीं पता होगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो। तो इसलिए ये जो तय होना है, और भारतीय चलिए ये बड़ा आरोप है, प्रीति जी इस पर जवाब दीजिए। बड़ा आरोप है, वो बड़ा साफ स्पष्ट ये कह रहे हैं कि बेशक कह दिया जाए कि नीतीश जी की सहमति से या उनके अप्रूवल से नया सीएम आएगा, लेकिन असल में फैसले तो बीजेपी की आला कमान ही ले रही है। ऐसे में ये कहना कि मार्गदर्शन उनका होगा, ऐसा तो नहीं है कि मार्गदर्शन की बातें जो हो रही हैं, अब चाहे आप पुराने दौर में चले जाइए, मार्गदर्शन मंडल में तो फिर आडवाणी जी को भी भेजा गया, जोशी जी को भी भेजा गया, लेकिन सक्रिय राजनीति में वो कहाँ है, ये तस्वीर पूरे देश के सामने है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगी कि आदरणीय नीतीश जी बिहार की राजनीति के ऐसे शिल्पकार हैं जिनका महत्व शुरू में भी रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहने वाला है। और उन्होंने महत्व से इनकार नहीं है प्रीति जी, महत्व से इनकार नहीं है, सक्रियता का सवाल है। महत्व से किसे इनकार है? देखिए, केंद्र में जाने का मतलब सक्रिय नहीं होना, ऐसा तो नहीं होता है। वो अब उच्च सदन में जाएंगे, वहां पर से अपनी पार्टी से लेकर के सभी चीजों को लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बातों को रखेंगे, तो ये सक्रियता तो और बढ़ेगी उनकी। पहले से बिहार तक सीमित था, अब उनकी राजनीति बिहार से आगे बढ़कर अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे और अन्य राज्यों में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। एनडीए के एक घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता के नाते, जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनके अनुभव का लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको, किसकी चॉइस का बनेगा मुख्यमंत्री? जो सूचिता को उन्होंने बनाकर रखा है, नीतीश जी की सहमति से बनेगा मुख्यमंत्री? क्या प्लान समझ में आ रहा है? अभी विपक्ष को क्या प्लान समझ में आ रहा है? देखिए, एक योगी जी थे जो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसको छोड़ करके वो मुख्यमंत्री बने। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक पावरफुल पोजीशन पे है, उनके चेहरे पे एनडीए की सरकार बिहार में बनी है और मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा वो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ही स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। ऐसा नहीं है कि इनके पोजीशन का एलिवेशन हो रहा है, वो उनका पोजीशन ही स्टेपिंग डाउन। और अब यहाँ पे किनको मुख्यमंत्री बनाएगा? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी खुल करके बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है बिहार में? सब लोग कह रहे हैं कि अमित शाह बताएंगे क्या करना है, बीजेपी के फलना नेता बताएंगे क्या कहना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि अब नीतीश कुमार, अब क्या उनका ट्वीट आने वाला है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो डेफिनेटली वे बीजेपी के वो मकर जाल में, चक्रव्यूह में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। और जैसे एनडीए की, जैसे बीजेपी चाहती है उस तरह से बीजेपी डिसीजन ले रही है। सबसे पहले तो बीजेपी जेडीयू को 2 गुटों में बांटी, एक गुट जो कोऑर्डिनेशन का काम, इसी पर जवाब ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू का क्या होगा ये बड़ा सवाल है। चलिए, नीतीश जी ने तो अपनी राह को लेकर एक क्लैरिटी बिहार की जनता को, देश की जनता को दे दी है। जेडीयू का क्या होगा सर, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस तरह से, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि वो उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा और उनकी सहमति से बनेगा, लेकिन फिर कितने वो एक्टिव हैं, कितने सक्रिय रहेंगे, ये सवाल अपनी जगह है। और आपके कार्यकर्ता, एक सेकंड सर, आपके कार्यकर्ता जिन्होंने जेडीयू को वोट दिया
लेकिन जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो मानेंगे सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? पिछले बार आवाज कट गई। नहीं, अनम्यूट कर दिया था शायद आपने। हाँ बोलिए। देखिए, राजद की विजय यादव जी ने एक चीज माना कि नीतीश जी काम कर रहे थे, तो चलिए उनका शुक्रिया। दूसरी बात की वो ताका झाकी कर रही है एनडीए गठबंधन में। मैं स्पष्ट कर दूं और बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में और गठबंधन में बिना नीतीश कुमार की मंशा, मर्जी, विचार के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। एक गठबंधन बहुत बेहतरीन ढंग से चलता रहा और विकास के पायदान चढ़ा। आगे भी नीतीश कुमार जी के ट्वीट में स्पष्ट है, मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। वो जो मार्गदर्शन शब्द है उसमें गठबंधन का मार्गदर्शन भी है। और जनता दल यूनाइटेड के जो भी कार्यकर्ता हैं जो आज नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनके प्रति भी नीतीश जी का बेहद अपनापन रहा है, तो वो नाराज हैं इस बात से। लेकिन नीतीश जी के निर्णय को भी उनका सम्मान जरूर मिलेगा। ठीक है। रही बात कि अगला नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, ये बात गठबंधन में बैठकर तय होगा। नीतीश जी की सहमति से सदैव सब कुछ होता रहा है। बिना नीतीश चलिए, आप कह रहे हैं कि सहमति से ही होगा, आप कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में शायद तस्वीर थोड़ा और साफ और स्पष्ट होगी। अभी तो इस ट्वीट से, इस पोस्ट से जो भूकंप आया बिहार की राजनीति में, अभी तो लोग उसी के रिजल्ट को और उसी के प्रभाव को, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।